सेक्शन 32 ऑफ पीजीबीपी डेप्रिसिएशन एज पर आईटी एक्ट। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है वो फुलफिल करनी होती है, तभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब असेसी है, उसमें ये देखना पड़ेगा जो एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन हम क्लेम करना चाहते हैं वो यूज़ होनी चाहिए। बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज्ड एसेट्स के ही ऊपर डेप्रिसिएशन को हम क्लेम कर सकते हैं, अब वो चाहे एक्टिवली यूज़ हो और पैसिवली। ठीक है, एंड और नहीं है देखना, और एंड असेसी मस्ट बी ओनर ऑफ सच एसेट्स। असेसी ओनर होना चाहिए उस एसेट्स का, तभी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अब वो होली हो या पार्टली हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात और, असेट्स जो है यूज्ड होनी चाहिए, उसके लिए पुट टू यूज़ होनी चाहिए, ना कि रेडी टू यूज़। पुट टू यूज़ मतलब एक्टिवली यूज़ होनी चाहिए, यूज़ होना चाहिए उसका एक्टिवली। लेकिन एक्सेप्शन 3 ऐसे हैं जहाँ पे अगर असेट्स रेडी टू यूज़ भी हो जाए तो भी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। वो है स्टैंड बाई इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर एंड मशीनरी स्पेयर। क्योंकि गाइस आप देखो, एक बात तो किसी भी उसमें बिजनेस के अंदर फायर एक्सटेंश लगा रखा है, तो ये तो है नहीं कि एनी टाइम वो यूज़ करेंगे। जब भी उनको ऐसी इंसिडेंट होगा तभी उनका वो यूज़ आएगा ना, ऐसे यूज़ नहीं आ सकता। तो वो रेडी टू यूज़ है। अब उस पर ये नहीं है कि डिप्रेशन देंगे नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। डिप्रेशन तो क्लेम हम करेंगे और अलाउ करना पड़ेगा, इसलिए रेडी टू यूज़ होने पे भी डिप्रेशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, रेडी टू यूज़ होने पे भी। और बाकी में क्या होता है, पुट टू यूज़ होना चाहिए, एक्टिवली यूज़ होना चाहिए। इनके अंदर एक और कंडीशन देखो, डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बेनिफिशियल ओनर को, बेनिफिशियल ओनर को डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। ठीक है, एंड लीज के केस में अगर लीज पे एसेट्स ले रखी है तो उसमें लेसर ही क्लेम कर सकता है, लेसी नहीं कर सकता। एंड डिप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है। ये नहीं है कि हम ये सोचें कि डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करें तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। डिप्रिसिएशन तुम्हें क्लेम करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। उसके अलावा नो डिप्रिसिएशन ऑन द लैंड एंड गुडविल। तो लैंड तो पहले से था, अब गुडविल के ऊपर भी 2020-21 से डिप्रिसिएशन उस पर नहीं मिलेगा, गुडविल पे, ये ध्यान रखना। अब ये देखो कि ये डिप्रिसिएशन के लिए जिस असेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो डिप्रिशिएबल असेट्स कौन कौन सी होती है। तो अब ये देखो, टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल दोनों पे मिलेगा। इंटेंजिबल में पहले बता दूँ, जिसमें नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, एनी अदर बिजनेस और कॉमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर की एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब ये इंटेंजिबल असेट्स हो गई। देन होती है टेंजिबल असेट्स, जिसमें बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। इनको क्या क्लास वाइज, ब्लॉक वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये इनमें क्लास में जैसे बिल्डिंग है उसको तो क्लास 1, फर्नीचर क्लास 2, 3 एंड क्लास 4 इंटेंजिबल को दे दिया। अब ये देखो कि डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो क्या क्या लगेगी, इन क्लास के अकॉर्डिंग लगेगी। और ये जो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब जैसे कि सेम क्लास की हो और सेम रेट वाली अगर असेट्स होती है तो उन पर वो सेम रेट से लग जाती हैं। अब डेप्रिशिएबल रेट क्या क्या होती है डेप्रिसिएशन की, तो अब हम बिल्डिंग के केस में देखते हैं। वैसे नॉर्मली सच बताऊं तो मैं आपको बिल्डिंग पे 10% का ही देखते हैं, लेकिन जैसे कि अगर रेजिडेंशियल अगर बिल्डिंग दे दी तो उस केस में 5% लगेगी। एंड ब्लॉक 2 क्या बोलता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो 10% लगेगा। एंड टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है तो वहाँ पे 40% लगेगा। अब मैंने आपको ब्लॉक का मतलब क्या बताया, जो सेम क्लास की बिजनेस, एक सेकेंड मैं आपको दिखाई देती हूँ, मुझे भी कंफर्म याद नहीं। ब्लॉक ऑफ असेट्स का मतलब सेम क्लास ऑफ असेट इन सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन देखो, ठीक है, ये वो ब्लॉक का मतलब था। तो ब्लॉक 1 में रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ब्लॉक 2 में कॉमर्शियल बिल्डिंग एंड टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में 40%। तो 10% ध्यान रखना, रेजिडेंशियल के केस में 5%। फिर फर्नीचर आता है तो ऑल फर्नीचर के ऊपर 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। प्लांट एंड मशीनरी देखो, अब ये प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। इसमें नॉर्मली जो प्लांट एंड मशीनरी अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो 15% से हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद में एक ब्लॉक ऐसा आता है जिसमें एयरप्लेन, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, बुक्स एंड एनुअल पब्लिकेशन, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एसेसरीज। ये एक बार रीड कर लेना। इस पर 40% से चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन। देन मोटर कार जो यूज आती है बिजनेस ऑफ अर्निंग और हायर के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे 30%।
ठीक है। फिर है अदर मोटर कार, ऑयल वेल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, फोन्स, अदर प्लांट एंड मशीनरी, मोबाइल, इनके ऊपर नॉर्मली 15% से लगेगी। एंड ब्लॉक 4 है शिप वगैरह पे 20% से लगेगी। लेकिन अगर जो मोटर कार है वो परचेज्ड एंड पुट टू यूज़ हुई हो किसके बीच में, 23 अगस्त 19 से 31 मार्च 2020 तक, देन अगर वो हायर पे हैं, टैक्सीज एंड बसेस वगैरह है तो 45% से होगा। एंड अदर मोटर कार हुई तो 30%, और वैसे नॉर्मली 15%। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अमेंडमेंट था पहले का, तो मैंने आपको कवर करवा दिया। तो ध्यान रखना, एयरप्लेन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ये सब हुआ, बुक्स वगैरह 40%। एंड मोटर कार अगर यूज आ रही है किस बिजनेस में, हायर पे जो मतलब रनिंग ऑन हायर पे है 30%। इन अदर मोटर कार वगैरह हुई तो नॉर्मली 15%। एंड शिप वगैरह हुए तो 20%। और अब आता है हमारा जो क्लास 4 में है वो है इंटेंजिबल है, जिस पे 25% से चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन। मैंने बता दिया आपको डेप्रिसिएशन की जो कंडीशंस है वो बता दी। फिर मैंने डेप्रिसिएशन की वो रेट्स है वो बता दी मैंने अलग अलग ब्लॉक की। अब हम क्या करते हैं कि वो जो ब्लॉक हमने देखे थे उनकी कैलकुलेशन करेंगे ऑफ WDV ऑफ ब्लॉक और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन। देन उस केस में क्या करो, ब्लॉक वाइज करना है तो ओपनिंग WDV ले लो ब्लॉक की, ब्लॉक ऑफ असेट्स इज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे के दिन जो भी ओपनिंग WDV है ब्लॉक की वो ले लो। अब उसमें ऐड क्या करोगे ओपनिंग WDV में, वहीं तो ऐड करोगे ना जो करंट जो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर के अंदर तुमने जो परचेज की है असेट्स। तो अब क्या करोगे, एसेट तो परचेज की लेकिन उसकी क्या कौन सी हम वो लेंगे, अमाउंट लेंगे। तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट लो असेट्स की जो परचेज की हो तुमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसमें भले या पुट टू यूज़ तुमने उसमें 180 दिन से ज़्यादा किया हो या लेस किया हो या यूज़ ही नहीं किया हो, सारी एसेट्स यहाँ पे उनकी एक्चुअल कॉस्ट ले लो, ऐड किया। अब इन पे डेप्रिसिएशन हम बाद में देखेंगे कि 180 दिन या लेस दिन है, ये हम बाद में देखेंगे। तुम ऐड कर दो, उसके बाद में वो अमाउंट लेस कर दो जो तुमने ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर है सेल कर दी हो या डिस्ट्रॉय कर दी हो एसेट को, या डिस्कार्डेड कर लिया हो, तो उनको तुम लेस कर दो। यहाँ पे लेस कर दिया, देन WDV आ जाएगी ब्लॉक फॉर द डेप्रिसिएशन। और अब इस पे डेप्रिसिएशन लगा दो इसी अमाउंट पे, एंड फिर लेस कर दो डेप्रिसिएशन, एंड क्लोजिंग WDV आ जाएगी, वो आ जाएगी एज ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। को यहाँ बताया ना, यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें ये देखो कि असेट्स है अगर वो परचेज करी, एक्वायर करी और अभी तक उसको यूज़ ही नहीं किया पूरे प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो ये ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट्स परचेज बट नॉट पुट टू यूज़ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर नो डेप्रिसिएशन। एंड ऐसी असेट्स, ठीक है, जो पुट टू यूज़ करी है लेकिन लेस देन 180 डेज, मतलब एक्वायर करी उसके बाद में 180 दिन के बाद, मतलब कम में उन्होंने कर ली, मतलब 180 दिन से पहले कर ली। पुट टू यूज़ आफ्टर, मतलब ये तो एक ना वो शॉर्ट में बताया कि तुम देख सकते हो कि अगर पुट टू यूज़ अगर 3 अक्टूबर के बाद में अगर करी हो, मतलब यूज़ जो टोटल किया हुआ है सिर्फ 180 दिन से भी कम का किया हुआ है उसको पूरे प्रीवियस ईयर में, देन हाफ रेट की डिप्रेशन लगेगी। क्योंकि देखो ना 3 अक्टूबर के बाद में अगर कर रहे हैं तो बस इतना सा देख लेना आप लोग। तो वो लेस देन 180 डेज होते ही उनका यूज़ जो है तो वो हाफ रेट से लगा देना। वहीं अगर मोर देन 180 डेज है या मतलब जो भी है फुल है, तो उसमें बैलेंस WDV पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगा देना। मैंने आपको बताया ना हाफ रेट से जो डेप्रिसिएशन लगेगा अगर असेट्स है जो वो पुट टू यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, लेस देन 180 डेज़ के लिए ही यूज़ कर रहे हैं पुट टू यूज़, देन हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेंगे। लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना हाफ रेट वाली, ये तभी अप्लाई होगी जब परचेज़ किया उस असेट्स को और पुट टू यूज़ दोनों के दोनों ही सेम ईयर में हो रहे हो, ना कि अलग अलग। जैसे कि भी 21-22 में परचेज़ करी और तुम मतलब एक्वायर 21-22 में कर लिया, लेकिन तुम उसको पुट टू यूज़ कर रहे हो 22-23 में, तब वो हाफ रेट से अप्लाई नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से भी इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन के लिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ओपनिंग WDV दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी जिसपे 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। प्लांट एंड मशीनरी ध्यान रखना 5 लाख दिया हुआ ओपनिंग WDV, ठीक है। फिर ओपनिंग WDV दिया हुआ है कंप्यूटर की जिसपे 40% से चार्ज होगा 1 लाख रुपीज़। तो इसमें ये ध्यान रखना प्लांट एंड मशीनरी पे अलग कैलकुलेशन होगी
और कंप्यूटर पे अलग होगी बिकॉज इनकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है। ये सेम जो ब्लॉक के नहीं है एसेट, ठीक है, इनकी क्लास अलग है प्लस इनकी रेट अलग है। फिर है परचेज एंड पुट टू यूज़ कार। कार जो है ना, कार भी परचेज करी पुट टू यूज़ करी है ऑन द 31 जुलाई 2021 में 2 लाख की परचेज करी, पुट टू यूज़ भी कर ली, ठीक है, उसी प्रीवियस में। फिर कंप्यूटर परचेज किया है, वो किया है 10 अक्टूबर 21 को 5 लाख का। परचेज एंड पुट टू यूज़ कर लिया प्लांट एंड मशीनरी को 3 लाख का, ये करा है 1 नवंबर को। परचेज कर लिया प्लांट एंड मशीनरी को बट नॉट पुट टू यूज़ अप टू 31 मार्च 2022, यहाँ पुट टू यूज़ नहीं किया। देन सेल किया एक प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की। अब हम देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी का, हम निकालते हैं 15% वाले के ऊपर। अब ये देखो गाइस, ओपनिंग WDV दिया हुआ था ना, इसका यहाँ पे ओपनिंग WDV ले लिया। अब हम क्या करते थे, जो भी एसेट्स है प्रीवियस ईयर में जो भी एक्वायर करते हैं और पुट टू यूज़ करे नहीं करे जो भी है, या आफ्टर 3 अक्टूबर करे, सारी की सारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज लेंगे। तो एक यहाँ पे दी हुई थी पुट टू यूज़ है, वो मतलब ख़रीदा भी है, पुट टू यूज़ भी कर लिया, वो 2 लाख की यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी थी, तो वो हमने 2 लाख ले लिया। फिर एक है जहाँ पे परचेज किया है एंड पुट टू यूज़ किया है प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख का, लेकिन वो करा है आफ्टर 3 अक्टूबर, तो हमने आफ्टर 3 अक्टूबर का 3 लाख ले लिया। देन एक है जहाँ पे परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी बट नोट पुट टू यूज़, अब लेना तो पड़ेगा इस 1 लाख को भी, तो ये 1 लाख भी ये नोट पुट टू यूज़ वाली ले ली, ठीक है। अब हमने ये देखा कि इसमें जैसे ये नहीं लेंगे हम, ये कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर पे अलग से निकालेंगे क्योंकि इस पर 40% से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब मैंने ये बोला था कि वहाँ पे जो है वो लेस क्या करना है, ऐड तो कर लिया तुमने ओपनिंग WDV में, क्या कर लिया, एक्वायर की हुई एसेट्स को। अब एक्वायर की हुई को ऐड कराया तो जाएगी, उसको लेस करेंगे, तो सेल करिए एक प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की, तो हम ये यहाँ पे सेल वाली पे 4 लाख लेस कर देंगे। फिर आ जाएगी 7 लाख की WDV फॉर द ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन। करते हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। तो अब उसमें एक चीज़ देखो कि कोई ऐसी एसेट्स है क्या जो यूज़ ही नहीं आई हो, हाँ ये है ना, ऐसी एसेट्स क्यों नहीं है, वो है पुट टू यूज़ नहीं की 1 लाख। तो 1 लाख पे क्या करना है, तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है, तो अब ये डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे इस पर। और अब कौन सी आएगी, अब ऐसी एसेट्स जो पुट टू यूज़ आई है आफ्टर 3 अक्टूबर, वो कौन सी है, तो वो हमारी है ये 2 लाख वाली, ठीक है। तो अब इसके ऊपर है वो लगा दो तुम हाफ रेट से, समझ रहे हो आप, क्योंकि आफ्टर वाली जो है ना, ये सॉरी 3 लाख वाली आफ्टर वाली, ये इस पे हाफ रेट से लगेगी। मैंने आपको बताया था हाफ रेट से लगेगी क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद इसको पुट टू यूज़ करा है, तो 3 लाख पे 0.5% से 15% से 7.5% से लगा दो। इस पे नहीं लगेगी, इस पे लग जाएगी। और बैलेंस जो होगी, अब कितनी बची बैलेंस, WDV कितनी है हमारी यहाँ पे 7 लाख, 7 लाख से 3 लाख गए, 1 लाख गए, 4 लाख गए, अब कितनी बची है 3 लाख। अब इस पे फुल रेट से 15% से लगा दो, तो होते 67,500। अब इसको लेस करेंगे WDV से, तो क्लोजिंग WDV कितनी बच जाएगी हमारी, ये बचेगी, ये हमारी 6,32,500। ये ऐसे कैलकुलेशन होती है। वैसे ही अब देखो ओपनिंग WDV ले लो तुम, किसकी, कंप्यूटर की, तो ओपनिंग WDV ले ली कंप्यूटर की 1 लाख। फिर परचेज जो है वो कंप्यूटर वो करा हुआ है आफ्टर 3 अक्टूबर वाली, मतलब 10 अक्टूबर को था, तो आफ्टर 3 अक्टूबर हो गया, तो उसको ले लो 50,000 की। अब WDV आ गई इसकी 150 की, 150 की है, अभी डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज करना पड़ेगा 150 के ऊपर, तो हम कैसे ही चार्ज करेंगे, तो 50,000 जो आफ्टर 3 अक्टूबर पुट टू यूज़ करिए उस पर करो हाफ रेट से 20%, 40 का हाफ 20। देन बैलेंस जो अमाउंट बचा, कितना बचा 1 लाख, और उस पर फुल रेट से 40% चार्ज करो, तो टोटल आ जाएगा 50,000 का। लेस करेंगे तो क्लोजिंग WDV कितनी आएगी 1 लाख की, ठीक है। तो ये सिर्फ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है ब्लॉक के ऊपर। अब हम देखेंगे कि एक चीज़ और है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट हम ले रहे थे ना, जो एक्वायर की हुई एसेट्स के लिए, तो हम ये एक्चुअल कॉस्ट होती क्या है, मतलब जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो लेंगे एक्चुअल कॉस्ट, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊं कि एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या जो अमाउंट है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगी, क्या क्या लेस होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। अब डेप्रिसिएशन हम किस पे लेंगे, डेप्रिसिएशन के अंदर एक देखा ना हमने, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स हम परचेज जो करा था उस पे एक्चुअल कॉस्ट जो है उसकी अमाउंट को ही हम ऐड कर रहे थे। तो नॉर्मल केस में जो एक्चुअल कॉस्ट है वो क्या क्या होती है, तो देखो ये परचेज, अब एसेट्स परचेज की तो उसकी परचेज प्राइस ले लो। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे, परचेज की, अब उसको इंस्टॉल किया वो ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्ट
करके लाए वो खर्चा हुआ वो ऐड करेंगे इसमें। ट्रायल रन एक्सपेंसेस हुए वो परचेज प्राइस में ऐड होंगे। फिर कोई टैक्सेस और ड्यूटी हम पे करके आए हैं जिस पे आईटीसी नॉट अवेलेबल, जिस पे आईटीसी हमने क्लेम नहीं की ना ही ली, तभी ऐड होगा। ये नहीं है कि यहाँ तुम वहाँ जीएसटी के अंदर आईटीसी ले लो, यहाँ पे तुम इसमें डेप्रिसिएशन ले रहे हो, खर्चा अलाउ कर रहे हो, नहीं, एक ही चीज़ होगी। तो अगर आईटीसी तुमने नहीं अवेल किया तो टैक्सेशन ड्यूटी यहाँ पे ऐड कर दो। फिर ऐसा इंटरेस्ट ऑन लोन, जो लोन लिया है जिसके ऊपर तुमने इंटरेस्ट पे किया फॉर द परचेज ऑफ असेट्स अप टू पुट टू यूज़ तक का, ध्यान रखना अप टू पुट टू यूज़ तक का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो जो तुम्हारी इसमें परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा। देन अगर कोई ऐसी कोई सब्सिडी जो तुम्हें रिसीव हुई है गवर्नमेंट से परचेज के ऊपर, तो वो उस पर तुम कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, तो कैसे कॉस्ट के अंदर ऐड करोगे, तो तुम उसको लेस करो, सब्सिडी मिली है तुम्हें तो। और ऐसे कोई अमाउंट है अर्न हुई है किससे, अगर देखो यहाँ पे तुमने ट्रायल रन के एक्सपेंसेस अगर तुम ऐड कर सकते हो तो ट्रायल रन करने पे जो इनकम जो तुम्हारी अर्न होती है उसको तुम्हें लेस करना पड़ेगा। और ये जो टोटल एंड लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं। इसमें एक नोट दिया हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों दिया हुआ है लेकिन हम देख लेते हैं। इफ़ पेमेंट और एक्सपेंडिचर फॉर द असेट टू ए सिंगल पर्सन इन ए सिंगल डे, एक ही दिन के अंदर एक ही पर्सन को अगर 10,000 से ऊपर का अमाउंट है वो तुम कैश से, बैरियर चेक से और क्रॉस चेक से अगर पेमेंट करते हो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, और किसके लिए, अगर तुम एसेट्स को एक्वायर करने के लिए पेमेंट करो या एक्सपेंडिचर करो कैश में, बैरियर चेक में, क्रॉस चेक में, वो भी 10,000 से एक्सीड में, देन सच पेमेंट एंड एक्सपेंडिचर सेल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ओके, अगर 10,000 से ज़्यादा का अगर तुम कर रहे हो इनके थ्रू तो वो जो खर्चे वगैरह है वो तुम्हारे कॉस्ट के पार्ट नहीं बनेंगे, उनको इग्नोर कर देना। डिप्रिसिएशन के अंदर एक टॉपिक और बाकी रह गया एडिशनल डिप्रिसिएशन का। तो वो जो नॉर्मली डिप्रिसिएशन जो अलाउड होगा उसके अलावा एडिशनल डिप्रिसिएशन है उनके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। और वो किस किस को मतलब अलाउ हो जाएगा, उसमें कौन कौन से एसएससी इंक्लूड होंगे, तो इसमें हम देखेंगे एसएससी जो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल, मतलब फैक्ट्री और इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिकल का मैन्युफैक्चर हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है तो उन एसएससी को अलाउ होगा। और जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिशन करना उसका और डिस्ट्रीब्यूशन करना पावर का, उनको अलाउ हो जाएगी ये डेप्रिसिएशन। हमने ये देख लिया कि जो डेप्रिसिएशन है एडिशनल डेप्रिसिएशन वो किन किन एसएससी को अलाउ हो जाएगा क्लेम करने के लिए। अब ये देखो कि ये किस पे अलाउ होगा, ये फर्नीचर, बिल्डिंग, इन पे अलाउ होगा ना, ये सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउ होगा, वो भी उन पे जिनको ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में परचेज किया हो। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी नॉट ओल्ड, ठीक है, न्यू होनी चाहिए। अब ये डेप्रिसिएशन है एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट क्या होगी, तो ये हम देखेंगे कि 20% है वो रेट होगी। अगर पुट टू यूज़ है, अगर 3 अक्टूबर तक किया हुआ हो तो 20% हो जाएगी। और वैसे ही पहले हमने देखा था कि अगर पुट टू यूज़ आफ्टर 3 अक्टूबर करा हो, ठीक है, तब उसकी रेट है हाफ हो जाएगी और वो हो जाएगी 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। वैसे नॉर्मली कितनी होगी, 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, पता है, जैसे 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का हम एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो क्लेम करेंगे, उसके बाद में जैसे कि 10% कर लिया, अब 10% जो बैलेंस बचा ना वो, पता है सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगी। ये इसकी खास बात होती है, नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगी, ठीक है। रेट देख ली हमने। अब ये भी देखेंगे कि एक और बात है, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑल्सो ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग। ये बोलना चाहता है कि जो प्रिंटिंग और पब्लिशिंग वाला जो बिजनेसेस होते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काउंट होंगे, तो उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है हम क्लेम कर सकते हैं, उस पर भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ, इसका मतलब ये मैंने ऐसे लिखा था कि जैसे 115 BAB वाली जो सेक्शन होती है ना ऑप्शनल स्लैब रेट वाली, तो वो अलाउ नहीं होगी इस कंपनी के ऊपर। इसमें नॉर्मली जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन वो हो जाएगी 115 BAB नॉट अलाउड ऑन दिस सेक्शन ऑन दिस कंपनी, ओके, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग वाली। फिर अब ये जो डेप्रिसिएशन है एडिशनल डेप्रिसिएशन वो किस किस को अलाउ नहीं होगी, प्लांट एंड मशीनरी पे। अब वो कौन से प्लांट एंड मशीनरी होते हैं जिन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, वो होते हैं कि सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर परचेज करी हो उस पर नहीं होंगे, या फिर प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉल किए हैं ऑफिस
प्रोमाइसेस में, या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए उस पर नहीं होंगे, या फिर शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गए इन पे अलाउ नहीं होंगे, या फिर ऐसे प्लांट एंड मशीनरी जिन पे 100% डिडक्शन है वो अलाउ कर लिए हो पहले ही अंडर पीजीबीपी के अंदर, तो ये उस पर यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। ठीक है, हमने पहले की वीडियो में देखा था डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट कौन कौन सी होती है एसेट की। ठीक है, अब हम ये स्पेशल केसेस ऐसे देखेंगे जहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट है क्या लेंगे। तो अब इसमें ये देखो कि एसेट्स जो यूज्ड आती हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या फिर सेक्शन 35 AD है ना स्पेसिफाइड बिजनेस वाली, उनके लिए कोई एसेट्स है एक्वायर करी तो उनकी एक्चुअल कॉस्ट हम क्या लेंगे, तो हम उसमें नील लेंगे। रीज़न पता है क्या है इसके पीछे? देखो क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च और स्पेसिफाइड बिजनेस वाले में वैसे ही 100% एक्सपेंडिचर पे जो है क्लेम कर सकते हैं, वो अलाउड है एक्सपेंडिचर सारे के सारे। तो एक बार हम डिडक्शन उन पे ले चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इस पे कॉस्ट ऑफ एसेट्स को शो करके हम क्या कर लेंगे, तो इसलिए वहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स की जो होगी वो नील है शो होगी। फिर ऐसा कोई स्टॉक है जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू कैपिटल एसेट्स में और जो यूज्ड आ रहा है बिजनेस एंड प्रोफेशन के, तो हमने देखा था कि जैसे स्टॉक कन्वर्ट हो रहा है ना, तो जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है ना कन्वर्जन की डेट को, उस दिन स्टॉक के FMV ले लेंगे, वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट हो जाएगी। फिर है एसेट जो एक्वायर करी हो, वो किस में, गिफ्ट में या विल में एक्वायर करी हो, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट वो लेंगे। प्रीवियस ओनर जो है उसकी WDV को एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे। फिर है कि री एक्विजिशन कर ली जो एसेट सोल्ड कर दी थी। ठीक है, मतलब ऐसा हो गया कि एसेट सोल्ड कर दी हमने, अब उसको हम री एक्वायर कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। अब री एक्वायर कर रहे हैं मतलब कि अब जो सोल्ड कर रहे हैं कम के अंदर जानबूझ के, री एक्विजिशन कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में ताकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर सके। तो इसके लिए ये क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट इस पर पता है क्या किया डिपार्टमेंट ने, री एक्विजिशन प्राइस है और WDV एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे जो WDV थी विच एवर इज लोअर को एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट वाले भी कम नहीं है। अब एक ऐसी है एसेट जो यूज़ फॉर द पर्सनल पर्पस ब्रोट इनटू बिजनेस, पहले वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा था, अब वो उसको बिजनेस में ले आता है। तो अगर बिल्डिंग हुई तो क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जितने में उसने परचेज किया था उस मतलब एसेट को, बिल्डिंग को मतलब सॉरी, उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन अभी तक के लिए अप टू येट, मतलब टिल देर तक जो नोशनल डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट से लेस करके, जो अमाउंट आएगी वो हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स ले लेंगे। बिजनेस में तो अभी यूज़ आ रही है ना, इसलिए पहले पर्सनल में आ रही थी, और अदर के केस में ओरिजिनल कॉस्ट को लेंगे। यहाँ बिल्डिंग के केस में डेप्रिसिएशन लेस होगा, बाकी में तो ओरिजिनल कॉस्ट को लेंगे। फिर ऐसे एसेट्स जो ट्रांसफ़र हो रही है बिटवीन होल्डिंग एंड 100% सब्सिडरी कंपनी के बीच में, देन WDV ले लेंगे। ट्रांसफ़रर जो ट्रांसफ़र करता है उसके WDV मतलब ले लेंगे। फिर एसेट्स जो है ट्रांसफ़र हो रही है अमालगमेटिंग कंपनी टू अमालगमेटेड कंपनी के बीच में, देन WDV किसकी लेंगे, अमालगमेटिंग कंपनी की, जो अमालगमेटिंग कंपनी। ठीक है, मतलब प्रीवियस ओनर की देख लो इसमें भी। फिर एसेट्स ट्रांसफ़र हो रही है बाई डीमर्स्ड कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी, तो किसकी लेंगे, WDV और डीमर्स्ड कंपनी ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, जो डीमर्स हो रही है वो, ना कि रिजल्टिंग। ठीक है, इनका एक स्पेशल केस है जिसमें क्या है कि अमालगमेशन हो रहा है कंपनीज का, डीमर्जर हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है। तो देखो ये अमालगमेशन डीमर्जर कंपनीज का कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP में कन्वर्ट हो रही है, या फिर फर्म का प्रोप्राइटरशिप का इनका सक्सेशन कर रही है कौन, बाई कंपनी। देन इस केस में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करो, डेप्रिसिएशन तुम नॉर्मली कैलकुलेट कर लो। जैसे पहले वाली जो कोई भी, जैसे कि अगर अमालगमेशन हो रही है तो अमालगमेटिंग कंपनी का, या कन्वर्जन हो रहा है कंपनी का इनटू LLP में, तो कंपनी का ये जो प्रीडिसेसर है ना, इनकी डेप्रिसिएशन नॉर्मली कैलकुलेट करो जैसे कि कुछ होना ही नहीं है, अमालगमेशन होना ही नहीं है, कन्वर्जन होना ही नहीं है, वैसे नॉर्मली कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन आ गई, अब उसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो सक्सेसर के अंदर और प्रीडिसेसर के अंदर, और उसको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करेंगे, वो उस रेशो में करेंगे उतने नंबर ऑफ डेज में करेंगे जिसमें एसेट्स है यूज्ड करी उन लोगों ने। जैसे प्रीडिसेसर ने है
200 दिन यूज़ करें 365 में से, तो 200 रेशो प्रीडिसेसर की उसमें आ गया, सक्सेसर के जो रिमेनिंग डेज होंगे वो उनके रेशो में आ गया। देखो अब ये मैं बताऊँ, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड नॉर्मली फॉर प्रीडिसेसर, ओके। आफ्टर दैट depreciation shall be distributed between predecessor and successor in the ratio of number of days for which assets were used by them। easy ना, नंबर ऑफ डेज ले लेना, वो भी जितना जितना यूज़ किया, जितने दिन है उतने उन रेशो में वो उस नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे।